मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 3 पे ही थे, जहाँ पे कॉपीराइट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विद कॉपीराइट ओनरशिप एंड असाइनमेंट। अब यहाँ पे देखो, सर्टन सेक्शंस आर हाईलाइटेड हियर। आपको अपने बुक में अलग से कहीं पे मेंशन करके रखना है। लाइक वी हैव सेक्शन 17, क्या बता रहा है? सो ऑथर ऑफ द वर्क इज द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। ठीक है, अब सेक्शन 17 के अंदर बोला है ये, मतलब मेरे पास अगर अलग से मैंने कोई कॉपीराइट अगर गवर्नमेंट के पास जाके अग्रीमेंट करके अगर परचेस नहीं किया है तो भी उसका ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एम एन ऑथर, मतलब अगर मैंने कोई एक बुक लिखा है तो मैं ऑथर होगा। देन अगर मैं यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, अब इसमें साउंड मेरा है, रिकॉर्डिंग मैंने किया है, देन आई एम ए ऑथर। देन सेम वे अगर कोई एक सॉफ्टवेयर है, आइडिया मेरा है, कोडिंग मेरा है, तो वहाँ पे भी मैं ऑथर कंसिडर होगा। बट उसके आगे क्या बोला है? देर आर सम स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू दिस रूल, लाइक द ऑथर ऑफ द वर्क इज नॉट अ कॉर्पोरेट ओनर अंडर द लॉ, like in a case of literary, dramatic or artistic work. लिटरेरी है, नॉवेल्स या ऐसा कुछ है, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, मेड बाय द ऑथर इन कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि हम लोग अगर जॉब पे लगते हैं और वहाँ पे अगर हम लोग के बीच में अगर एक बॉन्ड साइन होता है कंपनी एंड द एम्प्लॉय के बीच में, तो वो टाइम पे क्या होगा? हम लोग बेसिकली वहाँ पे बोलेंगे कि जो हम लोगों का जो भी वर्क है उसके लिए आपको मेनली सैलरी मिला है, बराबर है, एज पर द बॉन्ड, एंड हेंस जो भी आपने वर्क किया है वो सब कंपनी को बिलोंग करेगा, आपके राइट्स नहीं रहेंगे। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में अगर बॉन्ड साइन नहीं होता है, देर इज नो वे डिफाइन, देन जो एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन में अगर मैंने कुछ चीज़ें बनाया उसके ऊपर मेरे राइट रहेंगे। नेक्स्ट थिंग, आपने कोई एक कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ड्यूरिंग योर फॉर योर कॉलेज प्रोजेक्ट, मतलब ड्यूरिंग आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर जो भी है, ड्यूरिंग योर एकेडमिक ईयर आपने कोई कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया एंड यू हैव सबमिटेड इट टू कॉलेज। देन वो अगर लाइव प्रोजेक्ट भी है जो आपने कॉलेज के लिए बनाया, एंड उसके बाद में इफ़ यू हैंडेड ओवर दोज राइट्स टू कॉलेज, उसके बाद में यू कैन नॉट क्लेम कि दिस प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू मी, क्योंकि आपने एज अ एकेडमिक प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अप्रेंटिसशिप फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज मैगजीन सिमिलर पीरियोडिक, यही है नाउ। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बोला? एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू अ कॉन्ट्रारी, बी द फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट इन द वर्क in so far as the copyright related to a publication of the work in any newspaper, magazine or similar periodic, or to the reproduction of the work for the purpose of its being so published, but all other respects the other shall be the first owner of the copyright। वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो जो ऑथर है ही विल कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। प्रोविजंस दिए यहाँ पे आपको कुछ, क्या बोल रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे ये प्रोविजन कौन से क्लॉज की बात कर रहे हैं? सेक्शन 17 ऑफ कॉपीराइट एक्ट, उसका क्लॉज ए फोटोग्राफर है, बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या बोला? इन केस ऑफ फोटोग्राफ टेकन, या फिर एक कोई पेंटिंग बनाया या फिर कोई पोर्ट्रे बनाया, बराबर है, और कोई एक मूवी बनाया। अब यहाँ पे आपको क्या बोला? यहाँ पे देखो, फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन एट एन इंस्टेंस ऑफ एनी पर्सन, सच पर्सन शेल
इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट। तो अगर मैंने एक फोटो क्लिक किया कोई एक मैगजीन के लिए, एक पेंटिंग बनाया, पोर्ट्रेट बनाया, या फिर ऐसा कुछ भी एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, अब उसके सामने अग्रीमेंट नहीं हुआ है सामने वाले पर्सन के साथ में, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो भी फोटो या मूवी का पार्ट या जो भी है उसके ऊपर मेरे राइट्स रहेंगे। बस वही आपको यहाँ पे दिया। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखो, इन केस ऑफ एड्रेस और अ स्पीच डिलीवर्ड इन पब्लिक, person who has delivered such address or a speech, or if a such person has delivered such speech on behalf of any other person, such other person shall be the first owner of the copyright। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये क्या बोला है कि अगर मैं कोई एक लेक्चर दे रहा हूँ, स्पीच का मतलब है कि सपोज मैंने अपना कोई एक रिसर्च पेपर है वो प्रेजेंट किया। अब वो जो रिसर्च पेपर मैंने प्रेजेंट किया, या ऑन बिहाफ ऑफ समवन आई हैव प्रेजेंटेड दैट रिसर्च पेपर, तो जिसका भी रिसर्च पेपर प्रेजेंट हो रहा है उसके राइट्स रहेंगे। या अगर मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे, देन वहाँ पे क्या बोला है, ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ सच पर्सन हैज डिलीवर्ड such address or a speech on behalf of any other person, such other person shall be the first owner। तो अगर मैंने किसी दूसरे का रिसर्च पेपर अगर प्रेजेंट भी किया है ना, लेकिन मैंने वो लिखा नहीं है, तो जिसका रिसर्च पेपर मैंने प्रेजेंट किया है उसके राइट्स तो वहाँ पे रहेंगे ही। अब ये नॉर्मल एड्रेस में हो गया है, दिस इज बिलोंग टू नॉर्मल स्पीच और एन एड्रेस वेयर आई ट्राई टू डिलीवर दैट स्पीच। नाउ इन सेकेंड सिनारियो, in case of a government work, government shall, in absence of any agreement to the contrary, be the first owner। So if I'm working for a government, बराबर है, so वो टाइम पे they don't require a different agreement at all, because it's a government entity or a government institution। So at that very point of time, if I anything जो भी हम लोग अगर वहाँ पे करेंगे, दैट बिलोंग्स टू बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट इटसेल्फ। सेम वे आप देखो कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दे रिलीजेस देयर सम प्रेस मीटिंग्स या दे ब्रीफिंग, और व्हेन दे एड्रेस टू अ नेशन, तो वो टाइम पे वो जो स्पीच दे रहे हैं, दैट स्पीच दे डोंट हैव द राइट्स ओवर दैट स्पीच, because that speech is basically dedicated by them to a nation। So there are different news channels, they will be broadcasting the same speech। they will not ask prime minister or chief minister just to whether we can publish this speech on our channel or not, and if we can publish, how many times we can, है ना। so प्राइम मिनिस्टर ने अगर कुछ एड्रेस किया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वैक्सीन और समथिंग, सो आप देखो कि दैट न्यूज विल कीप ऑन कमिंग ऑन आवर चैनल्स, राइट। सो वहाँ पे ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रहेगा, दैट स्पीच इज बेसिकली डेडिकेटेड टू पब्लिक। तो जो लोग ये न्यूज़ पब्लिक तक पहुँचा रहे, दे कैन ईजिली यूज इट without any hard and fast rule of a copyrights। प्राइम मिनिस्टर आके वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि नहीं, यू सपोज टू पे मी सम फीस और समथिंग बिकॉज दिस स्पीच इज बिलोंग टू मी। नहीं, आपने नेशन को एड्रेस करते हुए यू हैव मेड सम स्पीच, तो वो जो स्पीच है उसके राइट्स अब आप अपने पास नहीं रखेंगे, दैट बिलोंग टू पब्लिक। सो पब्लिक मतलब न्यूज़ चैनल कैन यूज इट, है ना, एंड they can just again forward it to the other citizens, and उसमें भी they in between they can also explain कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, है ना। सो वही सारे पॉइंट्स दिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखो क्या बोला, इन केस ऑफ द वर्क मेड और फर्स्ट पब्लिश्ड बाय और अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अंडरटेकिंग,
तो सच पब्लिक अंडरटेकिंग शेल इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट द फर्स्ट ओनर, ठीक है, ये पॉइंट होगा। सो दैट्स अनदर थिंग। अब इसके आगे अगर आपको वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अब मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। असाइनमेंट ऑफ अ कॉपीराइट, असाइनमेंट मतलब मैं असाइन कर दूंगा, आई विल असाइन माई कॉपीराइट टू समवन एल्स। सो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 18 जो है ना, यहाँ पे आपको पावर दिया है कि अगर मैं कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मूवी है, सॉन्ग है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ है, कोई भी एक ऐसा चीज़ है, तो उसका तो ऐसा कोई भी अगर चीज़ है ना, तो उसका कॉपीराइट्स जो है ना वो मेरे पास है, ठीक है। एंड एज अ ओनर ऑफ दैट कॉपीराइट आई कैन असाइन दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दैट वर्क टू समवन एल्स। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 80 ये आपको पावर प्रोवाइड कर रहा है। सेक्शन 80 अलाउज द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग को एक मेंशन किया हुआ है ये रूल कि आपके पास भाई सेक्शन 18 है जिसके बेस के ऊपर आप अपने कॉपीराइटेड मटेरियल किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। लाइक एक म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक बनाता है, ही कैन असाइन दैट म्यूजिक टू सम मूवी, है ना, असाइनमेंट हो गया। इसके आगे आपको क्या बोला है, अब कौन से वे में आप असाइन करेंगे, वो मोड्स जो है वो सेक्शन 19 में लिखे हुए हैं। अब याद रखो सेक्शन 17, 18, 19 बहुत प्रॉपरली आपको नोट करके रखने हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको बहुत प्रॉपरली पता होने चाहिए कौन से सेक्शंस क्या है। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट आपको देखो क्या बोला है, द ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क और द पर्सपेक्टिव ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन फ्यूचर वर्क असाइन टू एनी पर्सन। अब इसके आगे आपको यहाँ पे बोल, आपको या तो कंप्लीट राइट्स उसके आपके पास है या पार्शियल राइट्स है ना। अब उसके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रहेंगे। लाइक हम लोग अगर बोल रहे हैं कि कोई एक सिंगर ने अपना सॉन्ग डेडिकेट किया है, तो वो टाइम पे हम लोगों ने क्या बोला है कि ओके आपने सॉन्ग अभी डेडिकेट कर दिया है, हम लोग मूवी अभी बना रहे हैं, एंड वो मूवी जो है वो सपोज 6 मंथ्स के बाद में आने वाला है, तो हम लोगों ने अभी से सॉन्ग जो है वो सिलेक्ट करके रखा है फॉर अ फ्यूचर वर्क। एंड उसके बाद में क्या होगा, जो वो सिंगर जिसने अपना ये सॉन्ग डेडिकेट किया है उसके राइट्स ऑफकोर्स वहाँ पे रहेंगे, लेकिन पूरे मूवी पे राइट्स नहीं रहेंगे। वो जो सॉन्ग हम लोगों ने ऐड किया है वहाँ पे उतने पार्ट के ऊपर उनके राइट्स रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी फ्यूचर वर्क असाइनमेंट विल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। अब आप देखो कि बहुत सारे कोई सॉन्ग्स या कोई म्यूजिक कंपोजिशन है, लेट्स सपोज, अब जो सिंगर है ना उसने कोई कंपोजिशन सोचा है, ये उसके दिमाग में है, ठीक है। अब जब तक वो उसको ट्राई करके रिकॉर्ड नहीं करता है तब तक उसके ऊपर उसके राइट्स अप्लाई नहीं होंगे। याद रखो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे अगर कोई एक म्यूज़िक कंपोजर ने कोई एक ट्यून या कोई एक म्यूज़िक सोचा है, वो ट्राई कर रहा है अपने गिटार पे, पियानो पे, जिस पे भी वो बनाता है इन शॉर्ट, तो उसके ऊपर वो ट्राई कर रहा है, किसी दूसरे ने सुन लिया, याद रखो अब तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, किसी दूसरे ने सुन लिया, उसने वो सेम ट्यून को कॉपी करके अपने नाम पे रिलीज कर दिया, है ना, कोई सॉन्ग में डाल दिया और सब कुछ हो गया, तो वो टाइम पे आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, आप गिटार पे या पियानो पे प्रैक्टिस कर रहे थे जहाँ पे आप अपना ये ट्यून बना रहे थे। अब वहाँ पे आपने कोई एक रिकॉर्डिंग करके नहीं रखा है कि ओके दिस इज माय ट्यून, तो वो टाइम पे कोई दूसरा अगर उसको यूज कर लेगा वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके दिमाग में कुछ है, आप जब तक उसको कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं लाते तब तक उसके ऊपर आपके राइट्स अप्लाई नहीं होंगे। इन शॉर्ट असाइन नहीं होता है, बराबर है, असाइन ही मतलब जो असाइन कर रहा है,
सो जिसको असाइन हुआ है, सो असाइनी ऑफ द कॉपीराइट बिकम्स एंटाइटल्ड टू एनी राइट compromised in the copyright. Assignee as respect the rights to assigned and assigner respects rights not to assign are treated for the purpose of copyright. मतलब मुझे आपने कुछ राइट्स दिए तो उतने ही लेवल पे उतने ही पर्पस के लिए मुझे वो राइट्स यूज़ करने हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, है ना। तो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पे दिए है, आप देख लेना। लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेक्शन 30 जो है ना वो अलाउ करता है ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर वर्क में यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एग्जिस्टिंग वर्क are the perspective owner of the copyright in any future work to grant any interest in the right to buy license in writing signed by him or by his duly authorized agent. So जैसे हम लोगों ने बोल दिया है कि भाई इसके बाद का जो सॉन्ग रहेगा ये XYZ सिंगर का, वो मेरे मूवी के लिए हम लोगों ने अभी से बुक करके रखा है, तो वो अभी और किसी को नहीं दे सकते तब तक। या फिर हम लोगों ने बोला है कि चलो भाई ये 6 मंथ्स के लिए जो भी आप कंपोजिशन बनाएंगे दैट्स ओनली गोइंग टू बी टी सीरीज और सम अदर म्यूज़िक कंपनी। ऐसे कंपनी म्यूज़िक कंपनीज और सिंगर्स के बीच में, म्यूज़िक कंपोजर्स के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 30 के अंदर आई कैन से कि ओके हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है डायरेक्ट, और आपके आगे के जो वर्क आएंगे ना उसके भी कॉपीराइट मैंने परचेस करके रखे, मतलब मैंने बोल दिया है कि भाई इसके आगे के भी जो वर्क रहेंगे उसके ऊपर मेरे ही राइट्स रहेंगे जो भी आप बनाओगे। सो वही है, द लाइसेंस रिलेटेड टू फ्यूचर वर्क शेल टेक इफेक्ट। मत अभी मैंने बोल दिया है कि भाई 6 महीने में आप जो भी सॉन्ग बनाएंगे वो मैं ही परचेस करूंगा, मेरी कंपनी को आपको डेडिकेट करना है, आप और किसी को नहीं दे सकते। तो अब अगर मैं वो ऐसे कोई कंपोजिशन बनाऊंगा तभी से ही तो वो राइट्स इफेक्ट में आएंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ मेरे माइंड में है तो वो टाइम पे वो इफेक्ट में नहीं आएंगे, जब मैं उसको फिजिकली प्रेजेंट करूंगा कहीं पे तो वो टाइम पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, लाइसेंस एंड असाइनमेंट, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। लाइसेंस जैसे आप देखो हम लोग के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लाइसेंस रहते हैं। अब अगर मेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है तो उसको यूज़ करके मैं सिर्फ 2 व्हीलर्स ही चला सकता हूँ, बराबर है। स्कूटर है, बाइक है, यही आएगा। अब उसके सामने आप देखो कि मेरे पास अगर 4 व्हीलर का लाइसेंस है तो मैं सारे 4 व्हीलर्स नहीं चला सकता। जो हम लोग के नॉर्मल जो हम लोग के 4 व्हीलर्स रहते हैं, जो हम लोग घर के लिए परचेस करते हैं, फैमिली के लिए हम लोग कार परचेस कर रहे हैं, उसका लाइसेंस मिलेगा मुझे। टैक्सी का लाइसेंस 4 व्हीलर ही होता है वो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, एक बड़ा सा कोई टेम्पो आता है, उसमें भी 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन वो मेरे ये नॉर्मल 4 व्हील लाइसेंस में नहीं आता है। उसके लिए हैवी व्हीकल लाइसेंस और वो सारे हम लोग को अलग से लेने पड़ेंगे। अब मेरे पास 2 व्हील लाइसेंस है, 4 व्हील लाइसेंस है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई 2 व्हीलर चला पा रहा हूँ 4 व्हीलर चला पा रहा हूँ, तो ये दोनों के बीच में 3 व्हील आता है तो चलो वो तुम बाय डिफॉल्ट आ गया। 3 व्हील्स मतलब रिक्शा, उसका आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। सो एग्जैक्टली सेम वे आपको कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ में कौन से टाइप के टास्क परफॉर्म करना है, कौन से वे में उसको यूज करना है, एज पर दैट आपको आपको उसके अलग अलग टाइप के जो राइट्स है ना वो परचेस करने पड़ेंगे। एक होता है सोल लाइसेंस, SOLE, सोल लाइसेंस। इसका मतलब होता है कि मैंने अपने कॉपीराइट मटेरियल के राइट जो है वो किसी एक इंडिविजुअल कंपनी या लीगल बॉडी, इंडिविजुअल पर्सन या फिर लीगल बॉडी मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ओके एक कोई डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है, जैसे समझ लो कि संजय लीला भंसाली, तो अब मैंने क्या किया, उसी को मैंने एक कोई मेरे सॉन्ग के राइट्स जो है वो डेडिकेट किए सोल कंपनी, देन ही कैन यूज इट फॉर हिज मूवी, है ना। लेकिन वहां पे वो चेंजेस नहीं कर सकते ज़्यादा विदाउट माय परमिशन। ये सोल लाइसेंस मैंने दिए, सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ करेगा और हर कोई 10 लोग यूज़ नहीं करेंगे उसको। दैट्स फर्स्ट थिंग।
सेकेंड टाइप ऑफ लाइसेंस इज नॉन एक्सक्लूसिव, मतलब मैंने एक एल्बम का सीडी परचेज किया है और उसमें मेरे पास वो सॉन्ग्स मुझे मिले हैं साथ में, तो मेरे पास क्या राइट्स है, मैंने वो कोई एक सॉन्ग का सीडी परचेज किया है ना, या फिर मैंने ऑनलाइन अमेजोन म्यूजिक है या सावन है या ऐसे कोई एप्स, म्यूजिक एप्स यूज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर मेरे पास वो सेम सॉन्ग है, तो मैं खाली वो सॉन्ग सुन सकता हूँ, है ना, चाहिए तब प्ले कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफिशियली कमर्शियल पर्पस के लिए उसको विदाउट कॉपीराइट्स परचेज नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। एंड थर्ड टाइप ऑफ लाइसेंस जो आता है वो आता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, जिसमें मैं वो सॉन्ग मैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइटेड मटेरियल में परचेज करूँगा, आई बिकेम द ओनर नाउ, और मैं उसको अपने वे में मॉडिफाई करके आगे बेच सकता हूँ, आगे जैसे ही चाहिए वैसा यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आप देखो कि कोई एक छोटा सा कोई म्यूज़िक कंपोजर है, मार्केट में कोई उसको इतना पहचानता नहीं है, तो उसने कोई कंपोजिशन बनाया, तो बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने क्या किया, उसके पास से वो डायरेक्ट कंपोजिशन खरीद लिया और मार्केट में जब वो सॉन्ग लॉन्च होगा तो ये अपने नाम से रिलीज़ करेंगे, तो जो ओनर है वो कहीं पे अभी पिक्चर में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो परचेस कर लिए, तो अभी ओनर से ज़्यादा राइट्स अभी किसके पास आ गए, जो जो परचेसर है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसके पास आ गए वो। सो अब यहाँ पे असाइन करने का मतलब क्या है, मैंने कोई एक स्पेसिफिक वर्क आपको असाइन किया है। लाइसेंस मतलब अ परमिशन, परमिशन में हम लोग क्या बताएंगे, क्या चीज़ आपको करना है, क्या चीज़ आपको नहीं करना है। तो अगर मैंने टू व्हीलर बोला है, टू व्हीलर लाइसेंस, तो इट वेरी वेरी स्पेसिफिकली डिफाइंस कि आपको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। तो अगर टू व्हीलर लाइसेंस है, इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि टू व्हीलर ही आपको ड्राइव करना है। सॉरी, टू व्हीलर से आपको ड्राइव करना है, आपको फोर व्हील ड्राइव करने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज वो क्या होगा, अनलॉफुल होगा। लाइसेंस डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द वर्क, याद रखो, है ना। मेरे पास लाइसेंस है तो मतलब मैं वो चीज़ को सिर्फ ड्राइव कर सकता हूँ, ओनरशिप के लिए मुझे अलग से उसको परचेस करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। सो आप देखो कि अगर कोई एक हम लोगों को कोई एक पर्सन है जिसने ड्राइवर अपॉइंट किया है, तो अब वो ड्राइवर जो है वो कार चला रहा है, तो उसको वो कार चलाने की परमिशन है। जब कभी वो जो भी मेन बॉस है उसको अगर कहीं पे जाना है, ड्राइवर विल हेल्प देम, वो उनका कार चलाएगा और उनको जहाँ चाहिए लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो जो ड्राइवर है वो मर्सिडीज, ये वो BMW जो भी है वो कार का ओनर बन गया। कार के ओनर का मतलब क्या है, अलग से RC बुक आएगा, है ना, और उसके ऊपर आपका जो पर्सन के नाम पे वो कार है उसका पूरे डिटेल्स रहेंगे वहां पे। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे भी होगा। अगर आप कोई एक व्हीकल अगर ड्राइव कर रहे हो, आपके पास उसको चलाने का लाइसेंस है, मतलब आप उसके ओनर बनते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ओनर बनने के लिए आपको परचेस करना पड़ेगा और उसके एविडेंस, उसके प्रूफ, उसका प्रोसीजर अलग रहेगा। IT सेक्टर में भी लाइसेंस होता है, बराबर है, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी यही वे में लाइसेंस आएंगे। सोल लाइसेंस, मैंने किसी को अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करने का परमिशन दिया हुआ है, और वो अपने हिसाब से वो सॉफ्टवेयर को आगे मार्केट में अपने बेनिफिट्स के लिए वापस सेल कर सकते हैं, है ना, उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, जिसमें आप वो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके अपने वे में कस्टमाइज करके चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस बोलेंगे। एंड नॉन एक्सक्लूसिव, एंड यूजर्स को जो लाइसेंस मिलता है, कोई ज़्यादा परमिशन नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करो, दैट्स इट। सो यहाँ पे वही दिया है, एंड कंज्यूमर परचेज ओनली लाइसेंस सॉफ्टवेयर विच इम्प्लाइज दैट ही इज नॉट द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये हो गया। देन सेक्शन 52(1) यहाँ पे क्या बोला अभी, अब ये इतना बड़ा है तो आपको ट्राई करो इतना तो आप याद रख सको, बिकॉज अगर MCQs आए तो ये आएंगे, थियरी क्वेश्चंस अगर आए तो आपको ये वाला पार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, मतलब आप अगर कॉपीराइट अगर तोड़ रहे तो वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस है। अब वो एक्सेप्शंस किस में, कंप्यूटर प्रोग्राम में। क्या एक्सेप्शंस है, मेकिंग कॉपी और अडॉप्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोग्राम बाय द लॉफुल possessor of the copy of such computer program
from such copy in order to utilize the computer program for the purpose of for which it was supplied. जैसे अगर मैंने बोला है कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम परचेस किया है, चलो हम लोग आपका कॉलेज में टीवाई के कोई प्रोजेक्ट्स करने हैं हम लोगों को, सॉरी कोई प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो उसके लिए सपोज कोई एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने परचेस किया, तो वो सॉफ्टवेयर में अलग अलग जो भी हम लोग की कंप्यूटर लैब में मशीन्स है उसके ऊपर उसकी कॉपी बना के वहाँ पे इंस्टॉल कर ही सकता हूँ ना। अदरवाइज वर्क कैसे होगा? जैसे आप देखो कि अगर मुझे QGIS सॉफ्टवेयर ज़रूरी है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो सेम QGIS सॉफ्टवेयर जो है वो 10 कंप्यूटर पे डालना पड़ेगा। अब ये हम लोग का बेनिफिट है कि QGIS सॉफ्टवेयर इज़ एन ओपन सोर्स वन, तो आप जहाँ पे 10, 15, 20, 50, 100 जितने पे डालो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन उसी के सामने अगर पेड सॉफ्टवेयर है लाइक वी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ वाला अगर है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू परचेज द लाइसेंस ऑफ दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। आप बिना लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे हम लोग वही बता रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब मैंने क्या किया है, कॉलेज के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर परचेज किया है, स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वी आर टेकिंग द लाइसेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर फॉर आवर कॉलेज और एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो टाइम पे बाय डिफॉल्ट उसमें ये चीज़ मेंशन रहेगा कि मेरे पास जितने भी कंप्यूटर्स है उसके ऊपर मैं इसका कॉपी जो है और वो कॉपी को मैं वहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। देन अगर बैकअप के लिए अगर मैं कोई कॉपी बना रहा हूँ, वो आपका टेम्पररी प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो वो टाइम पे मुझे अलग से इसके राइट्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्मली अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर के कॉपीज़ बना रहा हूँ तो वो टाइम पे दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन अगर मैं बैकअप के लिए अगर उसकी कॉपी बना रहा हूँ देन दैट इज़ अलाउड। वहाँ पे मुझे अलग से उसके कॉपीराइट्स परचेस करने नहीं पड़ेंगे। ये पॉइंट है। लेट्स सपोज हम लोगों ने कोई एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर परचेस किया है जिसके ऊपर हम लोग की कंपनी का डेटाबेस रहेगा। अब वो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर मेरे डेटाबेस है, तो मैंने क्या किया, मेरा बैकअप सर्वर जो है उसके ऊपर भी वो सेम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वहाँ पे मेरे डेटाबेस कॉपी बना दिया, है ना। तो सॉफ्टवेयर भी कॉपी होगा और उसके साथ जो डेटा अटैच्ड है वो भी कॉपी होगा। तो वो टाइम पे वन कैन नॉट से कि दिस इज अगेंस्ट और दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉपीराइट रूल्स। ओके, कॉपीराइट टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन वर्क। अब ये देखो, यही सबसे मेन तकलीफ की बात है। इंडिया है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यूएस के साइड से एक रिपोर्ट जनरेट होता है। सो एज यू कैन सी, ये देखो, ये यूएस का ऑफिशियल आपको दिख रहा है, ये प्रेस रिलीज है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, आपको यहाँ पे पता चलेगा दे ऑफिशियली, यूएस जो है वो ऑफिशियली दे रिलीज इज एन एनुअल स्पेशल 301 रिपोर्ट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या आएगा, कॉपीराइट्स आएंगे, ट्रेडमार्क आएगा, पेटेंट आएंगे, प्लांट वैरायटीज आएंगे, ट्रेड सीक्रेट्स आएंगे, है ना। जो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पढ़े थे वो है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये यूएसए की साइड से एक स्पेसिफिकली रिपोर्ट जनरेट होता है, स्पेशल रिपोर्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड रिव्यू। अब यहाँ पे क्या बोला है, काउंटरफिटिंग एंड पायरेसी, बराबर है। काउंटरफिटिंग मतलब आप जो ओरिजिनल उनका कोई ट्रेडमार्क है ना, उसका डुप्लीकेट ट्रेडमार्क बना के प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो, है ना, उसको काउंटरफिटिंग बोलेंगे। जैसे काउंटरफिट्स नोट्स आते हैं, फेक नोट्स जो आते हैं ना, अपना डुप्लीकेट करेंसी, वो ये काउंटरफिटिंग हो गया कि आपने एग्जैक्ट उसका रेप्लिका कॉपी बना के मार्केट में बेच रहे हो, वो जेन्यून या रियल नहीं है। अब जो नोट्स है उसको छापने का परमिशन भाई सिर्फ आरबीआई के पास है। हम लोगों ने उसका एक पायरेटेड कॉपी बना दिया और उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो मार्केट में बेच रहे हैं, है ना। तो वो काउंटरफिटिंग हो गया कि आपने किसका आइडेंटिटी चोरी करके एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का ट्राई किया।
एंड नेक्स्ट जो है वो है पायरेसी। ये तो बहुत सिंपल है। हम लोग ने कोई सॉफ्टवेयर्स बनाए, उसका क्रैक वर्जन मार्केट में लॉन्च किया। अब क्या है कि ऑफिशियल वर्जन को छोड़ के सब फ्री वाला जो क्रैक वर्जन है वो यूज़ कर रहा है, तो ये पायरेसी हो गया। जैसे आप देखो कि अगर मैं टेलीग्राम से या फिर टॉरेंट से कोई सॉफ्टवेयर या कोई गेम्स और उसके क्रैक परचेस कर रहा हूँ और वहाँ से ही मैं डायरेक्टली वो गेम्स को अपने यहाँ पे यूज़ करूँगा, सो वो क्या हो गया, पायरेसी हो गया। गेटिंग। अब यहाँ पे मैं ये सब बोल क्यों रहा हूँ, बिकॉज ये 301 रिपोर्ट जो निकलता है ना, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हमेशा हम लोग जो है ना, यहाँ पे देखो टू रीड द स्पेशल रिपोर्ट, यहाँ पे आपके पास ये आएगा, देन उसके लिस्ट आएंगे। तो अगर मैं वो पॉइंट की बात करूँ, तो इसमें है ना टॉप एक नंबर ऑफ कंट्रीज रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट आपको दिख रहा है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में कौन आ रहा है, चाइना भाई टॉप पे, इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब क्या है, कंट्री रिपोर्ट्स है, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम लोगों के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे वायलेट हो सकता है। सो आप देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉप पे चाइना है। चाइना सबसे ज़्यादा पायरेसी करता है। आपने कभी देखा रहेगा कि आपको एप्पल के फ़ोन जो है ना, चाइनीज़ फ़ोन मिलेंगे एप्पल वाले 5-10 हज़ार में, सेम चाइना एप्पल जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, सिर्फ अंदर आप ओपन करेंगे तो आपको एंड्रॉयड मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सो अगेन दैट इज़ द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब रशिया जो है ना वो पहले टॉप 3 में था, अब देखो रशिया थोड़ा सा पीछे आ गया है, ठीक है। अब ये कभी हो रहा है जब ट्रम्प का जो अभी जो टेन्योर था वो टेन्योर में रशिया पीछे आ गया और उसके जगह पे इंडोनेशिया टॉप पे आ गया। और हम लोग है ना भाई बहुत कांस्टेंट है, सालों से हम लोग ये तीसरे पोजीशन पे और वैसे ही हम लोग चले आ रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन में चेंज हुआ ही नहीं है। तो मतलब सालों से आप देखो कि टॉप पोजीशन पे है ना चाइना और रशिया हुआ करते थे पहले, अब ये यहाँ पे चाइना और इंडोनेशिया आ गया। मतलब इंडोनेशिया में ज़्यादा पायरेसी, कॉपीराइट वायलेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें, देन काउंटरफिटिंग जो है ट्रेडमार्क्स के, वो सब ज़्यादा हो रहा है ना। एंड इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे भी आप देखो हम लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या देन MS ऑफिस या ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। हम लोग कहाँ पे उसके ऑफिशियल लाइसेंस परचेस करते हैं। आपने एक नया लैपटॉप अगर परचेस किया है और उसके अंदर अगर आपको आया देन इट्स ओके, अदरवाइज नहीं आएंगे। सो यहाँ पे देखो ऑन गोइंग चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है, तो आपने वॉच लिस्ट में, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है, याद रखो इंडिया को देखो। सो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखने का मतलब है कि भाई आपको पता है कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको यहाँ पे उसके प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। सो आप देखो कि हम लोगों का कितना इज्जत हो रहा है। अब ये सेम पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है कॉपीराइट टर्म्स और फॉरेन वर्क्स। अब सबसे ज़्यादा जो हम लोग के पास फॉरेन वर्क आ रहा है ना वो यूएसए से आ रहा है, और यूएसए अपना 301 एक रिपोर्ट जो बनाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कि वर्ल्ड में हम लोग कितने कंट्री के साथ में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग के पेटेंटेड प्रोडक्ट जा रहे हैं या फिर कॉपीराइट मटेरियल जा रहा है या हम लोग के ट्रेडमार्क्स जा रहे हैं, बराबर है, या प्लांट वैरायटीज़ जा रहे हैं, और कहाँ पे वो मिसयूज़ होने के, पायरेसी होने के, काउंटरफीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और इंडिया तीसरे नंबर पे है। तो आप समझो कि हम लोग को ये जो हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं ना उसकी ज़रूरत क्यों है। तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कॉपीराइट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉपीराइट टर्म्स आर गिवन इन चैप्टर 5। अब ये आपको एग्जाम में जब लिखेंगे ना या क्वेश्चन कभी आता है तो वो क्वेश्चन ऐसे आता है। अब आप देखो कि हम लोग कॉपीराइट को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, 3 महीने में आपको ये लॉ सब्जेक्ट पहले बार और आखिरी बार पढ़ के ख़त्म करना है। तो हम लोग अभी ये नहीं देखेंगे क्योंकि कॉपीराइट एक्ट के अंदर कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है और कौन से चैप्टर में डिटेल में क्या दिया हुआ है। आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ भाई चैप्टर 5 है, तो अगर एग्जाम में भी अगर आता है कि चैप्टर 5 ऑफ कॉपीराइट एक्ट और उसके टर्म्स कंडीशन क्या है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि भाई एक ही बार हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ चैप्टर 5 में क्या दिया हुआ है, फॉरेन वर्क्स रिलेटेड चीज़ें दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेक्शन 22 है,
बराबर है। सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट एक्ट सेज दैट द कॉपीराइट शेल, अब देखो यहाँ पे है शेल दिया है, कंपलसरी सबसिस्ट एनी, मतलब कॉपीराइट किसके किसके ऊपर अप्लाई होगा, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क अदर देन फोटोग्राफ पब्लिश विद इन द लाइफ टाइम। मतलब अब यहाँ पे क्या बोला है, कॉपीराइट कभी अप्लाई होगा, किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो फोटोग्राफ अब किसने लिया एग्जैक्टली हम लोगों को पता नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने अलग प्रोविजन बनाया। लेकिन फोटोग्राफ छोड़ के तो आपके अगर कोई लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक या म्यूजिकल वर्क, पेंटिंग है, जो भी है, उसके ऊपर क्या होगा, ये जिसने भी पब्लिश किया है, जो भी ऑथर है, उसका लाइफ टाइम अंटिल 60 ईयर्स है ना, ऑथर अंटिल 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो अगर आज मैंने अगर अपना कोई एक मूवी या सॉन्ग अगर पब्लिश किया है, तो आज से आप देखो कि 60 ईयर्स तक, अगर तब तक अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो रहेगा। एंड उसके आगे क्या बोला है, अंटिल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर्स इन विच ऑथर डाइज। अब ये क्या होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरे पास रहेगा, और मेरे मरने के बाद में एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए मेरे जो मेरा प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करेंगे उनके पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे या जो भी है वो। सो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वो टाइम पे जैसा घर ये वो ट्रांसफ़र होता है, वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी ट्रांसफ़र हो रहा है, और वही कैसे ट्रांसफ़र होंगे उसी का पॉइंट हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। देन उसके आगे क्या बोला है, सेक्शन 25 ऑफ कॉपीराइट एक्ट सेज दैट इन केस ऑफ फोटोग्राफ कॉपीराइट शेल बी सबसिस्ट अंटिल 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो कितने टाइम के लिए कौन से राइट्स किसके पास रहेंगे ना, वो दिया हुआ है। तो अब याद रखो, चैप्टर 5 है, सेक्शन 22 है, जो सेक्शन 22 के अंदर फोटोग्राफ को छोड़ के बाकी जो मटेरियल है उसके ऊपर कॉपीराइट दिए। सेक्शन 25 में हम लोग फोटोग्राफ के ऊपर अलग से कैसे कॉपीराइट्स अप्लाई करेंगे वो बोला है। इस पे भी अगर आप देखेंगे तो जो कॉपीराइट्स है, जो ऑथर है जिसने वो फोटो पब्लिश किया है उसके पास रहेंगे, बराबर है। अब अगर वो मर गया 60 ईयर्स के पहले, तो उनके जो बच्चे हैं उनके पास रहेंगे वो 60 ईयर्स कंप्लीट होने तक। सेक्शन 26 क्या बता रहा है, कॉपीराइट एक्ट सिनेमा जो मूवीज हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर कितने टाइम के लिए रहेंगे, सो अंटिल 60 ईयर्स, बराबर है। एंड उसके बाद वो कॉपीराइट्स किसके पास जाएंगे वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो जो जिनका उनके जो व्हील है उसमें जिनका नाम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग उनको वो कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके कॉपीराइट्स हैंड ओवर करेंगे। एंड देन उसके बाद में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको उसके जो भी ओनर के जो भी बच्चे रहेंगे उनके पास से आपको वो राइट्स परचेज करने पड़ेंगे। सेम फॉर सेक्शन 27 जिसमें क्या आ रहा है, साउंड रिकॉर्डिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। सो आप देख लो सेक्शन 22 उसमें क्या आ रहा है, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क आ रहा है। फोटोग्राफ 25 में आ रहा है, सिनेमा 26 में आ रहा है, साउंड रिकॉर्डिंग 27 में आ रहा है, ठीक है। ये वे में आपको याद रखना है, 4 अलग अलग सेक्शंस है, और वो 4 अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है वो हम लोग किसी को असाइन कर सकते हैं, और उसके रूल्स लिखे हुए हैं। और वो अगर हम लोग असाइन कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं तो वो ओनर के पास उसके राइट्स कब तक रहेंगे ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिस्पेक्ट फॉर कॉपीराइट, अब सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स, गेम्स जो हम लोग के पास आ रहा है वो यूएस से आ रहा है, याद रखो। अब वर्ल्ड में आपको अगर कोई बेस्ट गेम्स के अगर क्रैक चाहिए ना तो वो आपको रशिया से मिलता है, और बाकी का पायरेसी चाइना से होता है, ये तो हर कोई जानता है। तो आप देखो कि चाइना जो है वो हमेशा हिट लिस्ट में होता है, टॉप में। रशिया पहले ऊपर हुआ करता था हम लोग के ऊपर, लेकिन आप देखो कि उसने अपना इमेज को थोड़ा चेंज कर दिया है, और सालों से हम लोग तीसरे नंबर पे चले आ रहे हैं। हम लोग कांस्टेंट है, मतलब ना हम लोगों ने अपना इमेज सुधारा है ना और बिगाड़ा है ठीक है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली देयर एट थर्ड पोजीशन। पहले स्टार्टिंग में रशिया एंड चाइना यूज टू इंटरचेंज ईच अदर, बराबर है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे। कभी ये यूएसए का जो रिपोर्ट है ना 301, ये हर साल पब्लिश होता है। तो कभी ऐसा होगा कि चाइना पहले पे आ गया, दूसरी बार हो गया कि रशिया पहले पे आ गया, तो वो दोनों के बीच में सालों तक कंपटीशन चल रहा था। अब उसका प्लेस इंडोनेशिया ने ले लिया। मतलब सडनली आप देखो कि लॉकडाउन हो गया, एंड अब कभी कभी है ना ये गवर्नमेंट जो पावर में रहता है उनका उनके साथ कौन से कंट्री के रिलेशंस अच्छे हैं उसके बेस के ऊपर भी दिस रिपोर्ट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। तो आप देखो कि रशिया के साथ में इसके ज़्यादा पंगे नहीं थे ट्रम्प के, तो उसकी वजह से रशिया जो है वो पीछे चला गया।
अब पीछे जाने का मतलब क्या है कि कंपनीज जब आपके अभी हम लोग अगर टॉप पे है ना, इसका मतलब क्या है कि यूएसए का कोई कंपनी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब अगर इंडिया में लाएंगे ना, तो सबसे पहले 301 देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि भाई इंडिया तो एकदम हिट लिस्ट में 3rd नंबर पे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग अपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वायलेशन होता है। अगर मेरा ट्रेडमार्क है तो काउंटरफीटिंग हो सकता है। तो अभी हम लोगों को वहाँ पे जाना है कि नहीं, सबसे पहले तो वो कंपनीज जो है ना, और वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज भी ऐसे, ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट यूएसए का रिपोर्ट है, मतलब बाकी सारे भी इसको रिस्पेक्ट करेंगे। तो अगर वर्ल्ड में हम लोग पॉपुलर हो रहे हैं कि भाई हम लोग 3रे नंबर पे आ रहे हैं, हम लोग उनके प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, प्रायोरिटी समझते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी हम लोग को दे के रखा है। मतलब जितना अच्छा बिजनेस हम लोग का यूएसए के साथ में हो रहा है बैकएंड में, उतना ही ज़्यादा पायरेसी इंडिया के साइड से हो रहा है। उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग इतने वायलेट कर रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। तो न्यूज़ में जो आपको पता चलता है ना कि हाँ यूएसए और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, हम लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। आप जब गवर्नमेंट के साइड से जो रिसर्च निकलते हैं, उनके जो रिपोर्ट्स निकलते हैं, वो जब आप कंपेयर करते हैं ना, तब आपको एक्चुअल फैक्ट पता चलता है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर प्रोविजन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। अब देखो, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉपीराइट के ऑर्डर्स बनाए थे, उसके कुछ प्रोविजन जो है वो हम लोगों ने इंडिया में जो कॉपीराइट एक्ट बनाया उसके अंदर इनहेरिट किए हुए हैं। उसके आगे क्या बोला है कि पब्लिश वर्क जो भी रहेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक बर्न कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन जो है ये किसके अंदर आता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो बोलते हैं हम लोग, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सालों से चलते आ रहा है, अभी की बात नहीं है। 70-80 ईयर्स हो गए रहेंगे, इतना पुराना है वो। तो अब ये क्या बोल रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग ये विपो जो है वो बेसिकली क्या पर्पस के लिए काम करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहाँ पे विपो के, हम लोग शॉर्ट में विपो बोलेंगे, WIPO। तो इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है ना, वो सब एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करें, है ना। ये उनका मेन पर्पस रहता है कि ऐसा नहीं है कि एक कंट्री मेहनत कर करके अपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ढूंढता है और दूसरा कंट्री 5 मिनट में उसको कॉपी कर लेता है। लाइक आप देखो कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, अब आपके इंडिया में वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, हम लोग भर भर के उसका 1000 कॉपी बना के मार्केट में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। रशिया उसका क्रैक दे रहा है, तो हम लोगों को अभी लाइसेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आईफोन मुझे यूज़ करना है, महंगा पड़ रहा है, उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, चाइना वाला सेम आईफोन मॉडल निकाल रहा है। अब मुझे बताना है, आईफोन मेनली ऐसा नहीं है कि लोग, ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो उनको यूज़ करने के बाद में कंफर्टेबल होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अगर बिजनेस मीटिंग्स में और कहीं पे अगर आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे एक रेपो, एक इमेज क्रिएट करने के लिए हम लोग एक ब्रांडेड और कॉस्टली प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करता है। मतलब कि आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो बहुत सारे लोग जिनको अगर स्टेटस सिंबल बताना है, तो अभी फ़ोन के अंदर वो एंड्रॉयड है या iOS है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर क्या दिख रहा है उससे फ़र्क पड़ता है, बराबर है। तो बहुत बार लोग वो चाइना वाला जो आईफोन्स है वो परचेस करता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा पीस आ गए थे, बाद में ये सब हम लोगों ने वो बंद किया, अभी भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको। तो वो एक है। और उसके आगे क्या बोला, हम लोग यहाँ पे बर्न कन्वेंशन हम लोगों ने साइन किया था। कन्वेंशन मतलब जो विपो के बहुत सारे कंट्रीज थे वो कन्विंस हुए कि भाई हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एक कंट्री अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दूसरे कंट्री में डाल रहा है तो वायलेशन होते हैं, बराबर है। तो हम लोगों को सबको एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा यूएस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया में आएंगे। अब कभी ऐसा भी होगा ना कि इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूएस में गए, तो अगर आप हम लोग की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम लोग भी नहीं करेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का बिजनेस स्पॉइल हो जाएगा, दोनों की कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो बेटर कि हम लोग सब एक दूसरे के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करके एक स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बनाए। तो उसके लिए ये बर्न कन्वेंशन बना था
ठीक है, साइन हुआ था। और इस ये कन्वेंशन मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट्स थे ना, वो बाद में हम लोगों ने अपना जो कॉपीराइट एक्ट बनाया, देखो यहाँ पे 1999 में हम लोगों ने अपना कॉपीराइट एक्ट को वापस रीमॉडिफाई किया, अमेंड किया, उसके अंदर ये सारे प्रोविजंस हम लोगों ने अपडेट किए। देन देखो बार बार है ना इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर्स जो है वो आते रहते हैं, मतलब वो बताते रहते हैं कि भाई वापस देखो ऐसे कॉपीराइट वायलेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंजेस जैसे होते हैं। अब 1957 और 1958 में ना इतने कंप्यूटर्स थे, और हम लोग जैसे यूज़ करते वैसे घर घर में कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं थे। ऑनलाइन हम लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे ऐसा कोई सिनारियो नहीं था, है ना। वीडियो कॉलिंग ये वो जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे 1958 में लोगों को पता भी नहीं था। देन 1991 में टेक्नोलॉजिकल थोड़े एडवांसमेंट होते हैं, लो वापस एक इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर आता है जिसमें बताते हैं कि ओके वापस अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। देन WTO हम लोगों ने 95 में साइन करता है, उसके बाद में वापस ये इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर आते हैं, वो बता दे कि देखो भाई वापस ये न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे वायलेशंस हो रहे हैं। अब ये सब हम लोग ने क्या किया, कॉपीराइट एक्ट 1999, कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1999, और उसके अंदर ये सारे चेंजेस हम लोगों ने ऐड कर दिए। अब कॉपीराइट अगर रूल्स अगर टूटते हैं, मतलब कोई आपका मटेरियल को बिना आपके परमिशन के यूज कर रहा है, तो उसके रेमेडीज क्या है। रेमेडीज मतलब आपको कंपेंसेशन कितना मिल सकता है, आप क्लेम कैसे कर सकते हैं कि मेरा कॉपीराइट जो है वो हम लोग के कॉपीराइट जो है वो वायलेट हुआ है, तो हम लोग उनके अगेंस्ट कंपेंसेशन कैसे मांग सकते हैं, या फिर मैं केस कैसे फाइल करूंगा, है ना। और उसके आगे कभी हम लोग कौन से चीज़ों को ऑफेंस कंसिडर करेंगे, वो कौन से टाइप के ऑफेंस कंसिडर होंगे, उसका पनिशमेंट क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए है। सो आप अगर देखोगे वेरी फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 51। अब याद रखो कॉपीराइट के ऊपर आपको पूरा एक चैप्टर है, तो इसके जो भी 15-20 आपको अलग अलग प्रोविजंस मिलेंगे ना, वो सारे याद रखने पड़ेंगे। आपके पास इसको छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अभी देखो क्या बोल रहा है, वी हैव सम प्रोविजंस लाइक सेक्शन 51 व्हेन कॉपीराइट इन्फ्रेंक्ट, मतलब कॉपीराइट के रूल्स जो है वो अगर आपने तोड़ दिए, कॉपीराइट इन्फ्रेंगमेंट हुआ, रूल्स तोड़े आपने, तो अगर रूल्स तोड़े आपने तो वो टाइम पे देन हम लोग ये सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। तो वो सिचुएशन को टैकल करने के लिए अभी आपको यहाँ पे क्या बोला गया है वो अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, देखो कॉपीराइट शेल बी। अब सबसे पहले ये अभी यहाँ पे क्या बोला है, शेल बी डीम टू बी इन्फ्रेंक्ट, मतलब कहीं ना कोई इसको मिसयूज करेगा ही। अब यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन एनी पर्सन विदाउट अ लाइसेंस ग्रांटेड बाय द ओनर, आपको ओनर के साइड से कोई लाइसेंस ग्रांट हुआ नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो कॉपीराइटेड मटेरियल्स को यूज करने की ट्राई कर रहे हैं, बराबर है। सो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, registrar of a copyright under this act or a contravention of the condition of the license so granted or any condition imposed by the competent authority does anything the exclusive rights to do which is by this act conferred upon the owner of the copyright। अब यहाँ पे हम लोग जब एक राइट किसी के पास से परचेज करेंगे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब रजिस्ट्रार्स रहेंगे कॉपीराइट के, बराबर है, जिसमें बताया कि ओके ये सॉन्ग मैंने अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, या ये सॉन्ग मैंने आगे इसको डेडिकेट कर दिया, इसको आगे मैंने उसको किसी दूसरे को उसके राइट्स बेच दिया मैंने। तो अगर मैं किसी दूसरे को अगर ये राइट्स बेच रहा हूँ या कुछ कर रहे हैं, तो वो टाइम पे क्या होगा, आप एक ऑफिशियल अग्रीमेंट बनाएंगे, और वो अग्रीमेंट आप कोई एक लीगल एंटिटी या लीगल बॉडी रहेगा उसी के पास से बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो वो जब आप कोई एक लीगल बॉडी या एंटिटी के पास से जब वो राइट्स वो सेम आप राइट्स जब परचेस करेंगे या दूसरे को सेंड करेंगे, तो उसके सर्टेन कंडीशंस रहेंगे जहाँ पे हम लोग किसी दूसरे को लाइसेंस ग्रांट करेंगे, लाइसेंस टू यूज़ योर कॉपीराइटेड मटेरियल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और वो जो लाइसेंस है वो कौन से बेसिस पे होगा, उसके क्या कंडीशंस रहेंगे, वो हम लोग बता रहे हैं। लाइक मैंने क्या बोला है, डज एनीथिंग द एक्सक्लूसिव राइट टू डू विच इज़ बाय दिस एक्ट कन्फर्ड अपॉन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट। सो अब मैंने क्या बोला, 3 टाइप के लाइसेंस होते हैं, सोल होता है, एक्सक्लूसिव होता है, नॉन एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव मतलब आप चाहिए वो कर लो ना, यू बिकेम द ओनर, मेरे से ज़्यादा राइट्स आपके पास है, एक्सक्लूसिव राइट्स। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब एंड यूज़र है, भाई आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज़ करने दिया है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ में,
है ना। एंड नेक्स्ट क्या होगा, सोल लाइसेंस, मतलब मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर किया है, आप वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको आप चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है, और इंडिविजुअल पर्सन ही यूज़ कर सकता है इसको। अब एक्सक्लूसिव लाइसेंस में क्या है, मैं मेरे पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, मैं वो सेम प्रॉपर्टी को आगे और 5 लोगों को बेच भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपके पास से परचेज कर ली है लाइसेंस। तो अभी मैं ओनर, मुझे ओनर लेवल के परमिशंस मिल गए। सोल लाइसेंस में ओनर लेवल के परमिशन नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सिंगर है, वो अपना जो सॉन्ग है वो कोई एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को हैंड ओवर करेगा, उसको यूज़ करने का लाइसेंस देगा। सो वो टाइम पे उसका मतलब क्या हो गया कि आपने उसको सोल लाइसेंस प्रोवाइड किया, ठीक है। और वो सोल लाइसेंस का मतलब क्या हो गया कि आप अभी सॉरी, सोल लाइसेंस का मतलब आप अभी वो सॉन्ग्स को कमर्शियली आप यूज़ करो, उसमें से प्रॉफिट कमाओ, लेकिन हाँ मेरा जो ओरिजिनल जो पर्सन है उसकी परमिशन के बिना आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कमर्शियली आपने उसको परचेस किया है यूज़ करने के लिए, तो हाँ कमर्शियली आप उसको यूज़ करो, लेकिन उसके आगे अगर आपको और कुछ उसमें अगर चेंजेस करने हैं, देन जो मेन ओनर है उसके परमिशंस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है, परमिट्स फॉर अ प्रॉफिट एट एनी प्लेस टू बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। सो आप कहाँ पे यूज़ करेंगे ये भी आपको यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबली बताना पड़ेगा, है ना। और वो अगर आपने वो राइट्स अगर परचेज किए रहेंगे तो ही ये सारी चीज़ें अलाउड रहेंगे, अदरवाइज दिस थिंग्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। सो वो पॉइंट्स दिए, व्हेन एनी पर्सन मेक्स सेल और हायर और सेल और लेट फॉर हायर और बाय, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई कॉपीराइटेड मटेरियल हम लोगों ने बाई किया है, सेल किया है, बराबर है, या किसी को रेंट पे दिया हम लोगों ने, या फिर मैंने ऑफर रखा है कि भाई ठीक है जो भी पहले आएगा उसको मैं ये स्पेसिफिक कंडीशन के बेस के ऊपर रेंट पे दे सकता हूँ, मेरा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, बराबर है। या फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड टू सच एक्सटेंट एज अफेक्ट्स प्रीजुडिशियली द ओनर ऑफ द कॉपीराइट, मतलब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्टली मेरे बहुत सारे लोगों के साथ में, इंटरनेट पे डाल दिया, तो क्या हो गया अभी कहीं ना कहीं जो ओनर है उसको ये हार्म कर रहा है ना, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो सडनली बहुत सारे लोगों के सामने आ गया, पिक्चर में आ गया, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करने लगे, तो दैट इज विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आपको ये देखना है, इम्पोर्ट्स इन इंडिया, अब क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक, अब देखो रिप्रोडक्शन बोला है, रिप्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया यूएस का रिपोर्ट 301 है, जिसमें हम लोग टॉप लिस्ट में, मतलब वी आर द थर्ड इन वर्ल्ड, वी आर एट द थर्ड पोजिशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पायरेसी हो रहा है, कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट स्टेट्स सर्टेन एड्स विच डू नॉट कंस्टिट्यूट कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस आर देयर। और आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग के पास भी है, इम्पोर्ट कर जब हम लोग कर रहे हैं मूवीज़ या सॉन्ग्स या कुछ भी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसके कॉपीज़ बनते हैं, पायरेसी सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसको हम लोग को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि कोई भी नया मूवी आता है, एक तो या तो आपको टॉरेंट पे मिल जाएगा, या फिर वो सेम चीज़ें जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज के टाइम पे टेलीग्राम इज़ बिकम द सेकेंड, वी कैन से कि दिस इज बिकमिंग अ सेकेंड मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म फॉर अ पायरेटेड मटेरियल। तो अगर मुझे वहाँ से अगर कुछ देखना है तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं वहाँ पे जाके जो भी ये हम लोग का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाऊँगा, और वो सेम मूवी सॉन्ग्स जो भी है वो सेम बहुत इजीली मुझे मिल जाता है वहाँ पे, है ना। सो फेयर डीलिंग एक ज़रूरी है, अगर कोई रिसर्च इंक्लूडेड है तो उसको आप रिस्पेक्ट करो। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अब फेयर डीलिंग विद द लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम छोड़ के बाकी के जो म्यूजिक सॉन्ग्स मूवीज रहेंगे, है ना, उसके लिए आपको क्या बोला है, प्राइवेट यूज इंक्लूडिंग रिसर्च। तो अभी हम लोग जैसे आप देखो कि कोई अगर डायरेक्टर बन रहा है, उसको वो उसका कोर्स कर रहा है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 4 5 10 15 20 50 100 मूवी देखने पड़ेंगे कि वहाँ पे डायरेक्शन कैसे फॉलो हुआ है।
अगर सॉन्ग्स कोई अगर सिंगर बनना की ट्राई कर रहा है तो उसको भी ऐसे बहुत सारे सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, वो रिसर्च करेगा ना, हाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो टाइम पे रिसर्च पर्पस के लिए दिस इज़ अलाउड, बराबर है। प्राइवेट मतलब आप पब्लिकली हर किसी को बता के रिसर्च नहीं करेंगे, वो पायरेसी हो गया। क्रिटिसिज्म रिव्यू, अब आप देखो कि आपने न्यूज़ पे और वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस पे देखा रहेगा कि लोग आके रिव्यूज़ देते हैं अपने, तो वो जो रिव्यूज़ अगर मिल रहा है ना तो वो रिव्यूज़ यहाँ पे अलाउड रहेंगे। लेकिन उसके साथ अब वो रिव्यूज़ अगर अलाउड है, देखो याद रखो, क्रिटिसिजम्स बोले मतलब मैं कोई मूवी नया आया ना, वो जो मूवी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उसके साइड पे या उसके अगेंस्ट मैं कुछ रिव्यूज़ दूंगा कि 5 स्टार में से इतना स्टार ये वो, दैट इज़ अलाउड एक लिमिट तक। लेकिन वहाँ पे आप कहीं पे भी ये नहीं कर सकते कि आपने रिव्यूज़ देने के टाइम पे वो पूरा मूवी का स्टोरी बता दिया कि भाई मैं ये 4 में से 5 में से एक ही स्टार दे रहा हूँ ये मूवी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बकवास किया हुआ है, एंडिंग में हीरो जो है वो विलन को ऐसे मार देता है। दिस शुड नॉट बी द केस। देन उसके आगे सेम दिए बोला है, मेकिंग कॉपीज ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोग्राम। कॉपीराइट प्रोग्राम में हम लोग कैसे चीज कॉपीराइट्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला है, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज सप्लाइड। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस परचेस किया था अपने कॉलेज के लिए, तो मैं सिर्फ उसको अपने कॉलेज में ही वो रिस्ट्रिक्टेड वे में यूज़ कर सकता हूँ और कहीं पे यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स फर्स्ट थिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, टू मेक बैकअप कॉपीज प्योरली एज टेम्पररी प्रोटेक्शन। जैसे हम लोग डेटाबेस का बैकअप या कुछ बनाएंगे तो हम लोगों ने वहाँ पे लॉस को कहीं ना कहीं कोई डैमेज ना हो जाए हम लोगों के जो वर्क चल रहा है उसको, इसके लिए हम लोगों ने टेम्पररी बैकअप बनाया हुआ है। वो बैकअप बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम लोग परमानेंटली एक दूसरा सॉफ्टवेयर बना के उसके ऊपर ही हम लोग सारी चीज़ें ऐड करेंगे। दैट्स वन थिंग। देन उसके आगे ये बेसिक पॉइंट्स दिए, आप देख लेना। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अ फेयर डीलिंग विद द लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग द करंट इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इन अ न्यूज़ पेपर। जैसे आप देखो कि एक न्यू मूवी या कोई एक सॉन्ग अगर पब्लिश होता है तो आपने देखा है ना, कभी कभी न्यूज़ चैनल पेपर में मूवीज़ के बारे में आता है, सॉन्ग्स के बारे में आता है। तो वही है कि अगर हम लोग मैगजीन में कोई न्यूज़पेपर में पीरियोडिकली अगर वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं कि हाँ ये नया मूवी या ये सॉन्ग आया है विच गेट्स पॉपुलर है ना, उसको हम लोगों ने इतना स्टार दिया है। सो बाई ब्रॉडकास्ट और इन सिनेमा फिल्म्स बाई मीन्स ऑफ फोटोग्राफ, ब्रॉडकास्ट और इन सिनेमा फिल्म्स बाई मीन्स ऑफ द फोटोग्राफ्स। सो हम लोग उसको पब्लिश कर सकते हैं छोटा सा ट्रेलर बता के, या उसका वो पोस्टर लगता है ना, पोस्टर मतलब मूवी का पोस्टर्स होता है, तो पोस्टर्स यूज़ करके हम लोग यहाँ पे वो सेम जो व्हाट वी से कि हम लोग वो मूवी को प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, बट विद इन अ लिमिट। सो यहाँ पे वही दिया है, ठीक है। आप अब ये देख लेना, सेम ही है। ओके, सिविल रेमेडीज़ क्या है। अब देखो कॉपीराइट एक्ट जो है 1957, उसके अंदर क्या बोला है, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट अगर होता है लेकिन वो अभी एक छोटे लेवल पे हो रहा है ना, मतलब हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक मूवी मार्केट में आने के पहले ही मैंने डायरेक्टली उसके मल्टीपल कॉपीज़ बना के उसमें से करोड़ों लाखों रुपए कमा लिए है और जो ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर है उसकी बैंड बज गई, वैसा नहीं हुआ है। हम लोग नॉर्मली बहुत सिंपल वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना ये जो मटेरियल है उसको हम लोग यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को किसी को दे दिया, मतलब ज़्यादा कोई बड़ा क्राइम नहीं किया, तो वो टाइम पे उसको हम लोग सिविल केस कंसिडर करेंगे, बराबर है। छोटा मोटा कहीं पे कॉपीराइट वायलेशन का इश्यूज है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट आएगा, और वो जो सिविल रिलेटेड मतलब छोटा मोटा कॉपीराइट वायलेशन के जो केसेस है, ज़्यादा सीरियस नेचर के, क्रिमिनल नेचर के नहीं है, वो यहाँ पे कवर होंगे 55 में। और उसके अंदर आपको यहाँ पे 5 वेज दिए सिविल रेमेडीज, मतलब अगर छोटे मोटे अगर प्रॉब्लम होता है तो वो टाइम पे हम लोग क्रिमिनल केस फाइल नहीं करेंगे, तो वो टाइम पे आपके पास ये वे में अलग अलग 5 लेवल ऑफ यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अलग अलग रेमेडीज़ है। सबसे पहले क्या बोला है, इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज ग्रांट ऑफ इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन इन मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन जो फाइल होंगे उसमें क्या हो रहा है, interlocutory relief and matter rarely goes beyond the interlocutory stage. There are 3 requirements for this to be a grant of interlocutory injunction. Firstly, prima facie
there needs to be balance of convenience, and finally there needs to be irreparable injury. सो सबसे कभी भी अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या आते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई आपने मेरा कॉपीराइट मटेरियल जो है वो यूज़ कर लिया, बराबर है। तो वही सबसे मेन जो पॉइंट्स आते हैं वो डायरेक्टली यहीं से आते हैं। कोई आके ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई इसने ऐसा किया और उसकी वजह से मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया। कॉपीराइट के मेन जो कोई अगर पॉइंट्स या कोई केसेस आते हैं ना, तो वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को क्या बोला है, इंटरलॉक्यूटरी। तो इंटरलॉक्यूटरी जो है इसका मतलब क्या रहेगा कि मोस्ट ऑफ जो केसेस है हम लोगों ने वी कैन से कि सम वर्क वर गिवन प्रोविजनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लीगल एक्शन। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास कोई एक मटेरियल है जो मैंने आपको लीगली अलाउ किया था या लीगली अलाउ नहीं किया था, और वो टाइम पे यू हैव जस्ट यूज्ड इट। दोज आर द मोस्ट बेसिक कॉपीराइट वायलेशन या इन्फ्रिंगमेंट केस, कि भाई आपने मेरा मटेरियल यूज़ किया, आपके पास ऑफिशियल परमिशन नहीं था। ठीक है। अब वो 3 कंडीशन पे होगा कि मैंने देखा है कि आपने मेरा मटेरियल यूज़ किया, बराबर है। देन देर नीड्स टू बी अ बैलेंस ऑफ कन्विंस, कि आपको बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने ये मटेरियल जो यूज़ किया है ये मेरा मटेरियल है और उसके कॉपीराइट्स आपके पास नहीं है। या फाइनली हम लोग बोलेंगे कि आपने वो मटेरियल यूज़ किया और उसकी वजह से मुझे इतना लॉस हो गया, और जो भी लोग है वो अभी आपने मेरा रेपुटेशन प्रोडक्ट का इतना डाउन कर दिया कि नाउ पीपल आर नॉट रेडी टू परचेस माई कॉपीराइटेड मटेरियल। पिक्यूनरी रेमेडी मतलब अभी भाई मैं आपके पास से पैसा मांगूंगा जो भी मेरा लॉस हुआ है उसका। सो कॉपीराइट ओनर कैन सी 3 पिक्यूनरी रेमेडीज अंडर सेक्शन 55 एंड 58। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर मैंने वो कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करके जो भी प्रॉफिट कमाया वो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, वो सेम प्रॉफिट जो है आप इनको दे दो। या फिर मैं बोलूँगा कि ओके आपने 1 महीने तक मेरा कॉपीराइटेड मटेरियल जो है, पायरेटेड मटेरियल यूज़ किया है, अब उसका मेरा मंथली उसमें से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो इतना है, तो वो जो भी सम ऑफ मनी है उतना आप मुझे दे दो। ठीक है, जो आप अनलॉफुल वे में आपने कमाया, और अगर होगा तो कुछ पेनल्टी भी हम लोग मारेंगे। देन सेकेंड में क्या बोला है, कंपेंसेटरी डैमेज। कंपेंसेटरी मतलब आपके वजह से मेरा जो प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ, तो कंपेंसेटरी यहाँ पे मैं आपके पास से इतना अमाउंट मांग रहा हूँ। कंपेंसेशन हो गया, मतलब आपने उतना प्रॉफिट कमाया नहीं है एंड आपके एक्शन की वजह से मुझे भी वो नहीं मिला प्रॉफिट। तो अभी मैं क्या बोलूँगा कि अगर प्रीवियसली मेरे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसमें मेरा ये लेवल का प्रॉफिट हुआ है एंड आपके वजह से वो प्रॉफिट मेरा अभी नहीं हुआ है, तो इसके लिए अभी आप वो मुझे कंपेंसेट करोगे जो भी मेरे लॉस हुए, जितने भी हुए। एंड थर्ड में हम लोग ओरिजिनल आर्टिकल या जो भी मटेरियल है उसका वैल्यू क्या है उसके हिसाब से कंपेंसेशन या डैमेज डिमांड करेंगे। तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने एक बॉलीवुड मूवी बनाया और वो जो मूवी है उसका अमाउंट सपोज उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ का हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आर्टिकल क्या हो गया, 50 करोड़ हो गया। तो वो टाइम पे अभी यहाँ पे हम लोग कैसे डैमेज करेंगे, डैमेज क्लेम करेंगे, उसके अलग अलग कंडीशंस रहते हैं, बहुत डिटेलिंग। एंटोन पिलर ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंटोन पिलर मतलब यहाँ पे एक एंटोन पिलर करके है, बराबर है। अब यहाँ पे क्या बोला है, द फॉलोइंग एलिमेंट्स वे प्रेजेंट इन एन एंटोन पिलर ऑर्डर। फर्स्ट, एक अलग से आप देखो पुराने टाइम पे होता था ना बहुत बार कि हम राजा महाराजा जो है वो कोई एक ऑर्डर प्रिंट करके रखा लगा देते थे पब्लिक के सामने, और जहाँ पे पब्लिक को वो पता चलता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही बोला है कि ऐसे ही कोई एक पुराना हम लोग नाम दे रहे हैं कि हाँ वो टाइम पे ऐसा हुआ करता था, तो जो प्लेस से ये आइडिया मिला है वहाँ पे ये होगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट एन इंजंक्शन रिस्ट्रेनिंग डिफेंडेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग। डिफेंडेंट का मतलब क्या हो गया, जिसके ऊपर केस हुआ है वो डिफेंडेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भाई वो डिफेंडेंट जो है उसने जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो कॉपीराइट वायलेट कर रहे हैं, ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है उसको डिस्ट्रॉय करने के पहले हम लोग रोकेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स अपने कंप्यूटर में डाल के रखे जो 1000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है,
तो वो अपने कंप्यूटर में से वो सारे सॉफ्टवेयर डिलीट ना कर दे। अगर डिलीट हो गए तो आपके पास प्रूफ ही नहीं बचा ना कि वो सॉफ्टवेयर का पायरेसी कर रहा था। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एंटोन पिलर ऑर्डर के बेस के ऊपर हम लोग उसको रोकेंगे ऐसे करने से। देन ऑर्डर परमिटिंग प्लेंटिफ लॉयर, प्लेंटिफ मतलब जो जिसने केस फाइल किया है, और उसके लॉयर जो है वो क्या करेगा, कोर्ट के पास से सर्च, उसका घर प्रॉपर्टी जो भी है उसको सर्च करने का परमिशन लेके आएगा। एंड थर्ड थिंग, देन बाद में जो भी कुछ मिलेगा वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली अपने पास रख देंगे एंड उसके बेस के ऊपर आगे केस चलेगा। Then Merva injunction. Merva injunction comes into play when court believes that defendant is trying to delay or obstruct execution. जैसे आपको मैं बुला रहा हूँ और आप क्या करेंगे, वो आप कोर्ट के सामने आ ही नहीं रहे हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्टली एक टफ स्टांस लेगा। जैसे आप देख लो कि लोन लेके लोग अगर बाहर भाग रहे हैं, तो अब कोर्ट के यहाँ से नोटिस निकलते रहता है, वो उनके जो भी हेड ऑफिस बिजनेस ऑफिस यहाँ पे ओपन है वहाँ पे जाते रहेगा। आप वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप वो नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो एट द एंड क्या होगा कि कोर्ट जो है वो अपने साइड से डिसीजन ले लेगा कि भाई ये बंदा आ नहीं रहा है, उसका प्रॉपर्टी सीज करो, प्रॉपर्टी नीलाम करो, जो कंपेंसेशन हो रहा है वो करो। ठीक है, मतलब बिना आपको पूछे देन आपका प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट के बेस पे, और जो भी वो परचेस करेगा, वो जो भी पैसा देगा, वो हम लोग आगे फिर जो लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट करने में यूज़ करेंगे। और फिर भी अगर हम लोगों का जो टोटल कंपेंसेशन अगर हम लोगों को फिर भी अगर रीपे नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग अपने जो हम लोग के फॉरेन मशीनरीज होते हैं, फॉरेन मशीनरीज मतलब हम लोग के इंडिया से जो फॉरेन ऑफिसर्स वहाँ पे रहेंगे, वो फॉरेन ऑफिसर्स का हेल्प लेके हम लोग वहाँ से वो लोगों को वापस इंडिया लाने का ट्राई करेंगे। सो वो होगा नॉर्वेज फार्माकल ऑर्डर। नॉर्वेज या यूजुअली पास्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ठीक है, सो कोई थर्ड पार्टी के पास से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, तो ये टाइप का जो ऑर्डर है वो पास होता है कि जहाँ पे हम लोग को बताना है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो उसके लिए हम लोग को थर्ड पार्टी की ज़रूरत है। क्रिमिनल रेमेडीज, ऑफ कोर्स क्रिमिनल रेमेडी का मतलब है कि ये छोटे मोटे आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं किए, आपने बहुत बड़े लेवल पे डायरेक्टली अपना पूरा आप बिजनेस ही चला रहे हैं, है ना, और जिसमें से आप देन वापस ऐसे मटेरियल को आप ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, वही सब है। तो बहुत बड़े लेवल पे अगर आप ये सेम चीज़ कर रहे हैं, इनलीगल चीज़ है पता होते हुए भी, तो वो टाइम पे 3 साल तक का जेल होगा, मिनिमम 6 साल तो पक्का होगा देखो। और फाइन जो है वो 50,000 से जाएगा, और वो कहाँ तक जाएगा, 2 लाख तक जाएगा। लेकिन अगर मुझे इससे बड़ा अमाउंट अगर क्लेम करना है, तो फिर हम लोग और अलग अलग जो प्रोविजंस है वो भी अप्लाई करेंगे। देन उसके साथ में जो भी ऐसे मटेरियल आपने रखे हैं जिससे कॉपीराइट वायलेशन हो रहा है या पायरेसी हो रहा है, उसको हम लोग सर्च एंड सीज कर सकते हैं। अगर आपने डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंगिंग गुड्स टू द कॉपीराइट ओनर, ये हम लोग कर देंगे कि जिसका मटेरियल है भाई उसको दे दो वापस, है ना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला है देखो, फर्स्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो है ना, वो कॉपीराइट के बारे में ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग कि कॉपीराइट एक्ट जो है क्रिमिनल नेचर का है, कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, ये भी ज़्यादा हम लोग को नहीं पता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप चोरी करते हो, तो चोरी के लिए क्या प्रोविजन है, तो अगर मैं वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी करूँगा तो उसके भी वही सेम प्रोविजन अप्लाई कर दूंगा मैं। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जब वर्चुअल वर्ल्ड में आप अगर कोई क्राइम करते हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड में वो क्राइम के अगेंस्ट हम लोग जस्टिस कैसे दिलाएंगे वो अगर हम लोग को नहीं पता है, तो अगर रियल वर्ल्ड में अगर वो क्राइम होता था तो उसके क्या प्रोविजंस है, उसके क्या पनिशमेंट है, वो सेम हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड के लिए भी अप्लाई कर देंगे। तो अभी फिजिकल वर्ल्ड के लिए आपके जो प्रोविजंस है, क्रिमिनल अगर कोई एक्टिविटी होता है तो उसके प्रोविजंस कहाँ पे डिफाइंड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब आपके पास आईटी एक्ट के अंदर, कॉपीराइट एक्ट के अंदर कोई एक टाइप का क्राइम होता है, राइट्स कॉपीराइट्स अगर वायलेट होते हैं, और वहाँ पे अगर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि कभी हम लोग वो कौन से टाइप के कॉपीराइट वायलेशन को कॉग्निजिबल ऑफेंस कंसिडर करेंगे। कॉग्निजिबल समझते हैं जिसमें आप बेल पे बाहर नहीं आ सकते, एक बार केस चालू हुआ तो जब तक
केस खत्म नहीं होता है, आपको अंदर ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात, सेक्शन 80 जो है, सेक्शन 80 के पावर्स जो है वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट या उसके ऊपर के लेवल के जो ऑफिसर्स है वो ये पावर इनहेरिट करके बिना वारंट के आपको पब्लिक प्लेस से अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारे पावर्स रहेंगे। एफआईआर रजिस्टर होगा, याद रखो, कॉग्निजेबल केस में। नॉन कॉग्निजेबल केस में एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, वो डायरेक्टली एक सिंपल सा प्रोसीजर चलेगा जहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, जो डिटेल मिले वो वहाँ पे दो, देन उसके बेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे ये करेंगे, वारंट लेंगे। देन वारंट के बेस के ऊपर हम लोग फिर उसका घर चेक करेंगे, है ना, सर्च करेंगे। बाद में अगर कुछ प्रूफ मिलता है तो वापस आप जाओ मजिस्ट्रेट को बोलो, वो अरेस्ट वारंट इशू करेगा, आप अरेस्ट करेंगे और उतने टाइम में उसका लॉयर आके उसको छुड़ा के जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो कॉपीराइट वायलेशन में हम लोगों ने ऐसे डिफ्रेंशिएशन अभी तक बनाया नहीं है ना। ये सर्टन चीज़ें जो मिसिंग है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड के जो हम लोगों के प्रोविजंस है वो अप्लाई करेंगे। मतलब आईटी कोई भी अगर आईटी रूल्स अगर हम लोग बनाते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है, आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वर्ल्ड के जो सर्टन प्रोविजंस है, रूल्स है, वो अप्लाई करने के साथ में हम लोग ये करते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला, इफ एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट। अब कॉग्निजेबल है आपका जो ऑफेंस है, वो नॉन कॉग्निजेबल है, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आपने जो क्राइम किया है उसके लिए अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम जेल में रहना है, डेथ सेंटेंस मिल रहा है, या फिर आपको जो सज़ा मिल रहा है वो 7 साल से बड़ा है, 7 साल से ज़्यादा है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, आपका जो क्राइम है वो कॉग्निजेबल टाइप का क्राइम है। देन अगर आपको जो सज़ा मिल रहा है वो 3 साल से ज़्यादा है, 7 साल से कम है, तो भी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर होगा। सिर्फ अगर आपको जो सज़ा मिल रहा है वो 3 साल से कम है, तो ही हम लोग बोलेंगे कि आपने जो क्राइम किया है वो नॉन कॉग्निजेबल टाइप का है। ठीक है, सो एक स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन नहीं दिया है। हम लोग क्या बोलेंगे कि ओके, ये पर्सन ने जो क्राइम किया है वो कौन से कैटेगरी में आ रहा है, और वो कैटेगरी के अंदर पनिशमेंट्स क्या लिखे हुए, और वो पनिशमेंट अगर 3 से 7 साल के बीच में है या 7 साल से ज़्यादा है, तो फिर हम लोग उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कंसिडर करेंगे। और वो जो भी उसने क्राइम किया है उसके लिए पनिशमेंट 3 साल से अगर कम है, तो वो टाइम पे हम लोग उनको नॉन कॉग्निजेबल क्राइम कंसिडर करके उसके जो प्रोसीजर्स रहेंगे वही स्टैंडर्ड चलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो है टॉपिक 5.10 विच टॉक्स अबाउट कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ कंटेंट इंटरनेट। नोटिस क्या रहेंगे, क्या प्रोविजंस, एक्नॉलेजमेंट रहेंगे। सो यहाँ से आपका सर्टन दूसरे प्रोविजंस, कुछ न्यू पॉइंट्स चालू हो रहा है। अब आज के दिन में मैं ये नहीं करा रहा हूँ, विल स्टॉप हियर टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है, 10 मिनट में नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पूरा ये टॉपिक फ्रेश जो है वो यहाँ से नेक्स्ट टाइम चालू करेंगे।